मनहूस लड़की हमारे खिलाफ खड़ी होगी। बड़ी मम्मी ने मेरा गला पकड़ते नफरत से कहा। बड़े पापा भी बोले मुझे मार दो, क्योंकि मैंने उसे अपनी ज़मीन की मांग की थी। वह मुझे मारने ही वाले थे जब बड़े पापा का खास नौकर आगे आते बोला, साहब इसको मारो नहीं, इसकी शादी मुझसे करवा दो, कानूनी कार्रवाई से भी बच जाएंगे और मैं उसकी ज़ुबान भी बंद रखूँगा। ये सुनते ही बड़े पापा खुश हो गए और मेरे बहुत रोने के बाद भी मेरी शादी उस नौकर से करवा दी। मैं गाड़ी में रोती हुई बैठी थी जब वह चिल्लाते हुए बोला, चुप, अगर रोई तो गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। मैं सहम कर डर कर चुप हो गई, पर जान तब निकल गई जब घर पहुँचे तो सब पुलिस वाले उसे सल्यूट करके बोले और मैं ये देखकर हैरान रह गई। ये रात मेरे लिए उन सभी खास रातों में से एक थी और सबसे बुरी रात वह थी जब मेरे माँ बाप की ज़िंदगी मुझसे छीन ली गई थी। वह रात आज भी मेरी आत्मा पर कार्बन की तरह छपा हुआ था। मैं अजीब से दर्द में थी, जैसे सब कुछ बदलने वाला हो। मेरे माँ बाप घर के कमरे में बैठे बातें कर रहे थे और मैं आंगन में खेल रही थी। अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुला और बड़ी माँ अंदर दाखिल हुई। उनके पीछे बड़े पापा की तेज़ आवाज़ गूंजी, आज हिसाब बराबर होगा। मैं डर कर दरवाजे की ओट में खड़ी हो गई। माँ ने हैरानी से कहा, ये क्या बदतमीजी है। मगर जवाब में बड़े पापा ने गुस्से से कहा, ये ज़मीन हमारे हवाले करो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। बाप ने गंभीरता से कहा, यह ज़मीन मेरे बाप की निशानी है, मैं इसे बेच नहीं सकता। अगले पल कमरे में शोर उठा। मैंने अपनी आंखों से देखा उन्होंने कैसे मेरे बाप को बेदर्दी से ज़मीन पर गिरा दिया था। उनकी सांसें तोड़ दी गई। मेरा दिल दहलता रहा। मैं चीखती हुई कमरे में दाखिल हुई, माँ पापा, मगर मेरे कदम जैसे ज़मीन में धंस गए। खून की नदियों ने मेरे वजूद को हिला दी। बड़ी माँ ने मेरी तरफ देखा और जहर भरी आवाज़ में कहा, चुप, वरना तेरा भी यही हाल होगा। मैं रोती रही मगर किसी ने मेरी ना सुनी। बाप ने आखिरी बार मुझे देखते हुए होंठ हिलाया, जैसे कुछ कहना चाहते हों, मगर आवाज़ गले में ही दब गई। माँ के हाथ कांपते हुए मेरी तरफ बढ़े, मगर फिर वह चुप हो गई। इस मंजर ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। मेरी चीख आसमान को चीरती रह गई, मगर वहाँ की चारदीवारी मेरे दर्द को निकल गई। उस रात के बाद मेरी दुनिया टूट कर बिखर गई। मैं एक पल में अनाथ हो गई। मेरे सामने वही लोग खड़े थे जिन्होंने सब कुछ उजाड़ा था। बड़े पापा ने नरम शब्दों में कहा, इसे साथ ले चलो, ये अब हमारी जिम्मेदारी है। बड़ी माँ ने गुस्से में जवाब दिया, जिम्मेदारी? ये तो मनहूस है, इसकी वजह से हमारा पूरा सुकून बर्बाद हुआ है। उनकी बातें मेरे कानों में गूंजती रही। मेरा दिल टुकड़ों में बिखरता रहा। मुझे घर से घसीट कर उनके साथ ले जाया गया। मेरा जिस्म बेजान सा हो गया था। मेरे माँ बाप की ज़िंदगी छीन ली गई थी। बाद में उन्हीं लोगों के साथ रहने पर मजबूर हुई। उनके घर मेरी हर दिन गुलामी में बीती। जिस रात मेरी दुनिया उजाड़ दी थी, वही रात मेरी गुलामी की शुरुआत थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले मुझे जगा दिया गया। बड़ी माँ दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटते हुए बोली, उठ मनहूस लड़की, ये घर तेरे सोने के लिए नहीं। मैं आंखें मलते हुए उठी तो उन्होंने झाड़ू मेरे हाथ में थमा दी। आंगन में हर तरफ बर्तन बिखरे हुए थे। मैं कांपते हाथों से झाड़ू देने लगी। सर्दी के बावजूद मेरे पांव नंगे थे, हाथ सुन्न हो रहे थे, लेकिन किसी को मेरी हालत में कोई परवाह नहीं थी। पहला दिन ही मेरी परीक्षा बन गई। बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। बड़ी माँ ने कहा, ये सब आज ही चमकने चाहिए, अगर एक भी गंदा रह गया तुझे देख लूँगी। मैं सारा दिन सुबह से शाम हो गई हाथ रगड़ती रही। हाथों की खाल उतरने लगी, मगर मुझे सांस लेने की मोहलत न मिली। शाम को जब मैं थकी हारी ज़मीन पर बैठी तो बड़ी माँ ने मेरे सर पर पानी का जग उड़ेल दिया और बोली, यहाँ आराम करने नहीं आई, जा जानवरों को चारा डाल। मैं कांपती टांगों से खड़ी हुई और खूंटे पर बंधे बैल के पास चली गई। जानवर भूखे थे, मैंने भूसा डाला, मगर इतनी थकन थी कि खुद भी वहीं बैठ गई। एक दिन जब मैंने देर से रोटी पकाई तो बड़ी माँ कमरे से निकलकर दहाड़ने लगी, भूख से जान निकल रही है और ये लड़की सुस्ती कर रही है। उन्होंने मेरा बाजू पकड़कर जगा दिया। बड़ी माँ पीछे से गुस्सा करती हुई बोली, ये क्या कर रही है ये मनहूस लड़की, निकम्मी, इसने तो हमारे घर में मनहूसियत फैला दी है। मैं चुप रही। मेरा दिल चाहा कि चीखूं और कहूं कि तुमसे बड़ा मनहूस कोई नहीं, जो अपने ही भाई को मार डाला, लेकिन मैं डर के मारे ज़ुबान बंद कर गई। घर के साथ साथ खेतों में भी मेरी जान खपाई जाती थी। सुबह का वक्त होता, मुझे हल्के कपड़ों में धूप के नीचे काम करने भेज दिया जाता। धान के खेतों में पानी भरते हुए मेरा कपड़ा भीग जाता। कच्ची मिट्टी में मेरे पांव धंसते, हाथों पर छाले पड़ जाते। दूसरे मजदूर मेरा हाल देखकर अफसोस करते, ये तो अभी बच्ची है, उसे क्यों इतना काम करवाते हो। मगर बड़ी माँ गुस्से में जवाब देती, यही करेगी, ये तो हमारा बहुत बड़ा एहसान है, हमने इसे अपने घर में रखा हुआ है। उनका ये शब्द मेरे दिल में चुभ जाता
उनकी बातों में जहर होता, जैसे उन्होंने मुझ पर बड़ा एहसान किया हो, जबकि हकीकत ये थी कि मेरी ज़मीन हड़प कर मुझे गुलाम बना दिया गया था। एक दिन गांव में बारात आई। पूरा मोहल्ला खुशी में झूम रहा था। मैं दूर से देख रही थी कैसे लड़कियां हंसी खुशी गीत गा रही हैं। दिल चाहा कि मैं भी जाकर देखूं, लेकिन बड़ी माँ ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, उधर मत जाना, लोगों की खुशियाँ देखने का तुझे कोई हक नहीं। चल जाकर आटा गूंद। मैं अंदर गई। कमरे में बैठकर अपने आंसू छुपाती रही। उस दिन मुझे बहुत एहसास हुआ कि मेरी ज़िंदगी दूसरों की खुशियों को दूर से देखने और खुद अंधेरे में रहने का काम था। एक दिन लड़कियां गली में खेल रही थी। एक ने मुझे आवाज़ दी, आ जाओ खेले, छुपन छुपाई खेलते हैं। मैंने उनके तरफ 2 कदम बढ़ाया ही था कि बड़ी माँ चीखती हुई आई, खेलने आई हो, अंदर आजा, झाड़ू दे, तेरे किस्मत में खेल नहीं काम है। लड़कियां हैरानी से मुझे देखती रह गई और मैंने नज़रें झुका ली, वापस लौट आई। उस दिन के बाद किसी ने मुझे खेलने के लिए नहीं बुलाया। मैं सबकी नज़रों में बस नौकरानी थी। बड़े पापा जब भी दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे मारते और कहते, हमने अपनी भतीजी को सहारा दिया हुआ है, अनाथ थी, हमने पाल लिया, बड़ा एहसान है हमारा। दोस्त उनकी तारीफ करते और मैं कोने में बर्तन धोती रहती। कोई नहीं जानता था कि अंदर से मेरा दिल कैसे चीख रहा है। बड़ी माँ की आदत थी, वे हर वक्त मुझे कोसती रहती। कभी कहती, तेरी वजह से मेरे बच्चे बीमार रहते हैं। कभी कहती, अगर तू हमारे घर ना आती तो हम बिल्कुल खुशी खुशी होते। मैं हैरान होती। उनकी हर परेशानी, हर समस्या की जड़ वो मुझे बताती। एक बार मैंने हिम्मत करके कहा, बड़ी माँ, मैंने क्या गलती की है? वह गुस्से से बोली, ये गलती है कि तू यहाँ बैठकर हराम की रोटियाँ तोड़ रही है। उन्होंने मेरा कान मोड़ दिया। मुझे दिन रात बस एक ही ख्याल सताता, आखिर कब तक ये ज़िंदगी सहनी है। लेकिन मेरी उम्र छोटी थी, मेरे पास ना सहारा था, ना ही कोई अपना। एक बड़े पापा का नौकर था जो उनका खास बंदा था और उनका बाहर का काम संभालता रहता था। उस इंसान की नज़र हमेशा मुझ पर रहती। मैं बिस्तर पर लेटकर छत को घूरती और सोचती, काश मेरे पास मेरे मम्मी पापा होते तो मेरा ये हाल ना होता। लेकिन अगले ही पल मुझे वो रात याद आती जब उनकी सांसें मेरे ही सामने उनसे खींच ली गई थी। सुबह से शाम तक नौकरानी बनते, आंसू छुपाते। बड़ी मम्मी की बातों ने मुझे अंदर से जख्मी कर दिया था, मगर मेरे दिल में एक सपना जिंदा था। मैं सोचती रहती, किस दिन उन सब का वो चेहरा सबके सामने बेनकाब करूंगी। ये सपना मुझे जिंदा रखता था। वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा था और मैं हर दिन के साथ बदल रही थी। वह बच्ची जो कल तक दूसरों के इशारों पर चलती थी, अब सवाल उठाने लगी थी। मेरा दिल कहता कि मैं सच बोलूं, किस तरह मेरे बड़ी मम्मी पापा कमज़ोर लोगों को दबाकर उनकी ज़मीन छीन लेते हैं और गांव में अपनी रोब जमाते हैं। एक दिन मैं सुबह काम कर रही थी जब एक आदमी आया। उसके हाथ में कागज़ थे। मैंने छुपकर सुना। वो कह रहे थे, साहब, इस कागज़ पर साइन करवा लो तो ये खेत भी आपके नाम हो जाएगी। बड़े पापा ने घमंड से कहा, अरे फिक्र ना करो, हम जो चाहेंगे वही होगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा, ये सब खेल कब तक चलेगा? वे जो मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी थी, अब बड़े पापा के कब्जे में जा चुकी थी। जहाँ मेरे मम्मी पापा अपने सपनों को सजाया करते थे, जहाँ पापा की मेहनत के पसीने की खुशबू आती थी, वे सब मेरी आंखों के सामने छिन गया था। एक दिन मैं वहाँ गई, खेत की मिट्टी को हाथों से छुआ, दिल भर आया था। मैं खुद से कहा, ये ज़मीन मेरी है, मैं इसे वापस लूँगी। इस हिम्मत ने मुझे जुबान खोलने पर मजबूर किया। खेतों पर बड़े पापा बैठे हुक्का पी रहे थे। उनके पास गांव के 2 बड़े लोग बैठे थे। धड़कते दिल के साथ आगे बढ़ी और साफ शब्दों में कहा, यह ज़मीन मेरी है और मेरे मम्मी पापा की बनाई हुई है, ये मुझे वापस चाहिए। उनकी आंखों के सामने सबकी निगाहें मुझ पर उठी थी और एकदम सुन रह गए। वही नौकर जो बड़े मम्मी पापा का खास आदमी था, हैरान होकर मुझे देखा। मेरे सब सुनते ही बड़े पापा का चेहरा अंगारे की तरह लाल हो गया। वह कुर्सी से उठे और दहाड़ कर बोले, जुबान खोलने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी जुबान को हमेशा के लिए चुप करवा सकता हूँ। मेरा दिल जैसे कांप उठा था। कमरे में मौजूद लोग एक दूसरे को देखने लगे। बड़ी माँ ने नफरत भरी आंखों से मुझे घूरा और जहर उबलते शब्दों में कहा, आज ही इसका काम खत्म कर दो, ये हद से ज़्यादा बढ़ गई है। उनकी आवाज़ ने हवा को और भी भारी कर दिया। मैं पीछे हुई। मेरा दम घुटने लगा, जैसे कमरे की हवा रुक सी गई हो। उसी पल उनका खास नौकर आगे बढ़ा। वही आदमी था जो वर्षों से उनके साथ रहता था, उनके हर हुक्म को सर आंखों पर रखता था और उनके सारे राज जानता था। वह धीरे से आवाज़ में बोला, साहब रुक जाइए। बड़ी माँ ने चौंक कर कहा, क्या मतलब? तुम हमें रोक रहे हो? 2 कौड़ी के नौकर। उसने अपना सर झुका लिया और बड़ी आराम से कहा, इसे ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। इस लड़की की शादी मुझसे करवा दो। मुझे पता है इस लड़की को कैसे काबू करना है। बड़ी माँ ने ज़ोर से कहा, ये क्या पागलपन है?
नौकर ने सारी बात बताई। यूँ जुबान कभी नहीं खोलेगी, ज़मीन भी आपके पास रहेगी, कानून भी कुछ नहीं कह सकेगा। शादी के बाद ये मजबूर हो जाएगी। बड़े पापा ने कुछ सोचते हुए कहा, सच में ये तो फ़ायदे वाली बात है। बड़ी माँ ने पहले मना किया, मगर फिर कहा, चलो ठीक है, शादी होगी, उसके रोने चिल्लाने से क्या होता है। मैं चीख उठी, नहीं ये अत्याचार है, मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। मगर मेरी आवाज़ को किसी ने ना सुना। नौकर आगे बढ़ा, मेरा हाथ खींच लिया। मैं छुड़ाने लगी, मगर बड़ी माँ ने मेरे बालों को पकड़ा और दरवाजे से खींच कर कहा, चुप कर जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसी रात गांव के कुछ लोगों को घर बुलाया। कमरे में ही मंडप को सजाया गया था। पंडित जी को बुलाया गया था। मैं कांप रही थी, कांपती आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने मना करती रह गई, मगर किसी ने ना सुनी। बड़ी माँ ने गुस्से में कहा, जुबान बंद रखो और शादी के मंडप में बैठ जाओ। मेरे लिए ये सज़ा से बढ़कर थी। वह कमरा जिसमें मेरी शादी का मेरा मंडप लगाया गया था, वो मेरे लिए कैद खाना था। अजनबी चेहरे थे, कुछ लोग बुलाए गए थे जो बस रस्म के तौर पर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर हैरानी थी, मगर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। मेरी आंखों से आंसू समंदर की तरह बह रहे थे। मैं बार बार हाथ जोड़कर सबसे भीख मांग रही थी, मुझे मत बांधो, ये मेरा फैसला नहीं। मगर कोई कान धरने को तैयार न था। बड़ी माँ खुशी से झूम रही थी। उसके होठों पर मक्कारी वाली मुस्कुराहट थी, जैसे कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रही हो। मुझे लगा जैसे मेरी ज़िंदगी की आखिरी सहारा भी छिन चुका है। शादी के बाद मैं पत्थर बनी बैठी रही। पंडित जी ने सारी रस्में पूरी कर दी। मेरे होंठ कांपे, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। बड़ी माँ ने मेरी पसली में कोहनी मारी और धमकी दी, जल्दी उठो और फेरे लो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी शादी की रस्में पूरी हो गई। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा को अंदर से निकाल ली गई हो। कमरे में ठहाके गूंजे। बड़ी माँ ने नौकर को देखकर बधाई कहा, अब ये तेरी जिम्मेदारी है। नौकर ने सर झुकाकर जवाब दिया, जी साहब। शादी के बाद बड़े पापा ने दरवाजे पर खड़े ड्राइवर को हुक्म दिया, इसे गाड़ी में बिठाकर उसके पति के गांव ले जाओ, रात होने से पहले पहुंच जाना। ड्राइवर जल्दी से कहा, जी साहब। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे चलती हुई बाहर निकली। गांव के कुछ लोग दरवाजे पर जमा थे। सब हैरानी से मुझे देख रहे थे, मगर कोई कुछ बोल ना सका। उनके चेहरे पर सवाल थे, मगर डर ने उनके होंठ भी सी रखे थे। गाड़ी मेरे सामने खड़ी थी। मेरा सामान जल्दी जल्दी डाल दिया गया। मैं अंदर बैठी, आंखों से आंसू बहते रहे। सारा रास्ता अंधेरे में बीत गया और गाड़ी के अंदर चुप्पी थी। रास्ते में मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ड्राइवर बिल्कुल चुप से सड़क पर नज़र जमाए बैठा था। वह आदमी जिसे अब मेरा पति कहा जा रहा था, वह बराबर वाली सीट पर बैठा था। अचानक से वो मेरी तरफ झुका और गुस्से वाली शब्दों में बोला, चुप रहो, मेरा सर खाने की ज़रूरत नहीं, नहीं तो गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। उसके शब्द ने मेरी जान निकाल दी। मैं बिल्कुल डर गई और होठ बंद कर लिए। गाड़ी के अंदर का माहौल बिल्कुल भारी था। खिड़की के शीशे पर बारिश के कतरे पड़ने लगे और गाड़ी अंधेरी सड़कों पर दौड़ती रही। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी, ये शादी मेरी नई कैद है या कोई और जाल। मेरा दिमाग सवालों से भरा था, मगर जुबान बंद थी। मैंने हिम्मत करके धीरे से कहा, ये सब ज़बरदस्ती हुआ है। उसने गुस्से से मुस्कुराहट के साथ कहा, मुझे परवाह नहीं, अब तुम मेरी हो, यही काफ़ी है। ये शब्द सुनकर मेरी आंखें और ज़्यादा भीग गई। ड्राइवर चुप बैठा सब देख रहा था। उसकी नज़रें आईने पर बार बार पड़ रही थी। एक पल को मुझे लगा जैसे वह सब समझ रहा हो, मगर कुछ कह नहीं पा रहा था। रास्ते में एक जगह पर गाड़ी रुकी। ड्राइवर से कहा, कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं। वह उतरकर ढाबे में चला गया। मैंने मौका पाकर ड्राइवर से कहा, मुझे बचा लो, मुझे ये शादी स्वीकार नहीं। ड्राइवर ने डरती निगाहों से इधर उधर देखा और कहा, मैडम जी, इतनी मेरी हिम्मत नहीं है। मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे बच्चे भूख से बेहाल हो जाएंगे, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। गाड़ी फिर से चल पड़ी। गांव के रास्ते सुनसान थे, हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। मेरा दिल चाह रहा था गाड़ी से कूदकर भाग जाऊं, मगर ये सोचकर चुप रह गई, अगर मैं पकड़ी गई तो अंजाम और भी बुरा हो सकता है। मैंने अपने हाथ मजबूती से बांध ली और आंखें बंद करके चुप हो गई। रास्ते में एक जगह पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। दो पुलिस वाले हमारी गाड़ी को रोका। ड्राइवर ने शीशे को नीचे किया। एक पुलिस वाले ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? ड्राइवर ने जवाब दिया, गांव। मैडम और उनके पति के साथ। उस पुलिस वाले ने अंदर झांका। मेरी आंखों में आंसू देखकर वह एक पल को चौंका और कहा, सब ठीक है? मैंने होंठ अभी हिलाना ही चाहा था। वह आदमी जल्दी से बोला, हाँ सब ठीक है, ये मेरी पत्नी है, इसकी तबीयत थोड़ी खराब है। सिपाही ने सर हिलाया और गाड़ी को जाने दिया। मेरा दिल कर रहा था कि चीखूं और कहूं कि नहीं, सब ठीक नहीं है, लेकिन मेरे अंदर का डर चुप रहा। ये पल मेरे लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। मुझे नहीं मालूम था आगे क्या होने वाला है।
ये कैद खाना हमेशा के लिए मेरी किस्मत है या इस अंधेरे के पीछे कोई और हकीकत छुपी है? मेरा दिल धड़क रहा था, दिमाग सवालों से भरा हुआ था। आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मेरी कहानी यहीं ख़त्म हो गई या कोई नया मोड़ आने वाला था? गाड़ी अंधेरी रास्तों पर दौड़ रही थी। सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। बिजली के खंभों पर हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। ये सफ़र मुझे कहाँ ले जा रहा है? दिल बार बार कह रहा था, शायद ये मेरा नया कैद होगा जहाँ से कभी आज़ादी नहीं मिलेगी। मैंने हिम्मत करके धीरे से आवाज़ में कहा, मुझे अपने गांव वापस जाना है। आदमी फिर से गुस्से में आ गया और धमकी देने लगा। उसने कहा, चुप रहो, एक शब्द भी कहा तो यहीं रास्ते में छोड़ दूंगा। ड्राइवर ने जरा सी हल्की आवाज़ में कहा, अंधेरा बहुत है, सड़क भी खराब है, शायद गाड़ी धीरे करनी पड़ेगी। वह आदमी गुस्से में बोला, जैसे कह रहा हूँ वैसे चलाओ, हमें वक्त पर पहुँचना है। ड्राइवर ने एक पल के लिए आईने में मेरी तरफ देखा और फिर चुप हो गया। चलते चलते एक गांव नजर आया। सामने एक झोपड़ी बनी थी। ड्राइवर ने हमें वहीं उतार दिया। ड्राइवर ने इशारे से मुझसे माफ़ी मांग ली और वापस चला गया। वह आदमी मुझे लेकर उस झोपड़ी में गया। झोपड़ी के अंदर घुसते ही सामने जो देखा, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। वहाँ अंदर एक महल जैसा घर था। वह आदमी मुझे लेकर गया तो उसने आवाज़ देकर एक ड्राइवर और गाड़ी को तैयार करने को कहा। मैं ये सब देखकर हैरान हो रही थी। हम फिर से दूसरे सफ़र पर निकल पड़े थे। ड्राइवर ने गाड़ी सावधानी से चलाई। मैंने दिल ही दिल में प्रार्थना की, किसी तरह ये सफ़र ख़त्म हो और मेरी जान मुसीबत से छूटे। उस आदमी से पूछ रही थी, अब हम कहाँ जा रहे हैं? जवाब दिया, कुछ मत पूछो, वक्त आने पर सब तुम्हें बताऊंगा। ये शब्द मुझे उलझा रहे थे। क्या सच में कोई राज है या सिर्फ धोखा है? लेकिन अंदर ही अंदर मुझे महसूस होने लगा था कि शायद इस कहानी का मोड़ ये नहीं जैसा मैं सोच रही हूँ। वहाँ से 1 घंटे के सफ़र के बाद गाड़ी एक बड़े दरवाजे पर रुकी। वहाँ एक अजनबी सी चुप्पी थी। मैंने हैरानी से गर्दन उठाई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ भी सामने एक हवेली दिखाई दी, जैसे किसी अमीरों की हवेली हो, रोशनी में नहाई हुई, दीवारें ऊंची ऊंची। यहाँ दौलत और ताकत का बसेरा है। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ ये जगह किसी आम नौकर की हो सकती है। मेरा दिल धड़कने लगा। ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, मेरा सामान उतारा, बोला, साहब मैं वापस जा रहा हूँ। मैं दरवाजे के सामने खड़ी सोच रही थी, शायद ये भी मेरे बड़े पापा का कोई नया मंसूबा हो सकता है। मेरा दिल का डर बढ़ता ही जा रहा था। इतने में वह आदमी जो अब मेरा पति था अचानक मेरा हाथ जोर से पकड़कर बोला, ये तुम्हारा घर है, मेरे साथ चलो। उसकी पकड़ और भी मजबूत हो गई। मैं मना भी ना कर सकी। मैं हक्का बक्का रह गई। मेरी आंखों में सवाल थे लेकिन होंठ जैसे सिल गए थे। यहाँ अंदर तक जाती रोशनी जगमगा रही थी। जैसे ही हम वहाँ अंदर दाखिल हुए तो पुलिस वाले सीधे खड़े हो गए। उन्होंने उसे देखते ही सलूट किया। मेरा दिमाग घूम गया था। ये कैसे मुमकिन था? जिस आदमी को कल तक बड़े पापा का खास नौकर समझती थी, आज पुलिस वाले उसे इज्जत से सलाम कर रहे थे। मैंने बेकाबू होकर ये शब्द कहा, ये लोग तुम्हें इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? वह बड़ी तसल्ली में मेरी तरफ देखकर बोला, ये मेरा असली घर है, मैं नौकर नहीं हूँ, पुलिस अफसर हूँ। मेरे कदम डगमगा गए। मुझे लगा मेरे पैरों तले से ज़मीन निकली हो। दिल में डर और सुकून दोनों इकट्ठे हलचल मचाने लगे। हम अंदर दाखिल हुए। बड़े बड़े सोफे लगे हुए थे। दीवारों पर पुलिस के मेडल लटके हुए थे। मैं बहुत हैरान थी, उन सब चीज़ों को देखती रह गई। धीरे से कहा, ये तो हकीकत है, तुम नौकर नहीं थे। वो मेरे बहुत करीब आया और बोला, नहीं, मैं कई सालों से उस एरिया में किसी मुजरिम के तलाश में था और मेरे पापा के बताए गए एड्रेस पर मुझे पहुंचना था। मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने पहली बार तुम्हें खेतों में देखा था। तभी से मुझे आइडिया हो गया था, जो दिख रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ कुछ न कुछ तो बहुत ज़्यादा झोल है और मुझे कई महीने लगते वहाँ जांच करने में। इसी वजह से मैंने तुम्हारे बड़े पापा के यहाँ नौकरी कर ली। सिर्फ मुझे उनकी जासूसी करनी थी, इसलिए मैं उनका नौकर बन गया। तुम्हारे बड़े पापा, तुम्हारी बड़ी माँ पर मेरी गहरी निगरानी थी। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। उसने कहा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें वहीं छोड़ देता तो वह तुम्हें ख़त्म कर देते। ये शादी मेरी चाल थी, तुम्हें उन लोगों के चंगुल से बचाने का यही रास्ता था। उसी वक्त एक और पुलिस अफसर अंदर आया। उसने फाइल पकड़ी हुई थी। वह बोला, सर, सारी जासूसी की जानकारी हो चुकी है। ये उनकी फाइल है और उनके करतूत की गवाही, उनके जाली कागज़ और कब्जे की लेन देन की सारी जानकारी उसने मेरी तरफ कर दी और कहा, मैडम जी, आपको बधाई हो, आपके माँ बाप की ज़मीन आपको वापस मिल सकता है। ये सुनकर मैं तो बिल्कुल सुन्न हो गई।
वे अफसर बोला, जी बिल्कुल, आपके पति ने सब कुछ हमें बारीकी से जानकारी दे दी है। वह दोनों और उनके साथ और भी कई लोग हैं, वे सब मुजरिम हैं और तुम्हारे बड़े पापा की पहुंच काफ़ी ऊंची है और उनकी ही पुलिस को तलाश थी। मैंने उसके तरफ देखा, वह चुप से मुस्कुरा रहा था। रात गए तक लोग आते जाते रहे, पुलिस और भी लोग आते जाते रहे। मैं कमरे के कोने में बैठी ये सब देखती रही। बात करते करते बार बार सोचती रही, ये वही आदमी है जिसे मैं कल तक एक आम नौकर समझती थी। उसने मेरे करीब आकर कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में शक है, लेकिन वक्त के साथ साथ सब समझ आ जाएगा। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन मेरे साथ आपने शादी क्यों की? मैं इसकी वजह जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा था। मैं जब भी तुम्हें देखता तो मेरे अंदर एक जुनून सा जागता। तुम्हारी हिम्मत और बहादुरी को देखकर मैं तुम पर अपना दिल हार बैठा था और तुम्हें ही अपने जीवन साथी बनाना चाहता था। मैं बिल्कुल कंवारा लड़का हूँ। मैंने आज तक किसी लड़की को उस निगाह से नहीं देखा। मेरे कॉलेज में भी बहुत लड़कियाँ पढ़ती थीं, लेकिन मैंने कभी उन लोगों को नज़र उठाकर नहीं देखा। मैं पहली नज़र में ही तुमसे प्यार कर बैठा था। उस दिन जब तुम खेतों में धान लगा रही थी, तुम बिल्कुल साधारण थी। तुमने कोई मेकअप नहीं किया था। उस वक्त तुम्हें देखकर मेरे पूरे जिस्म में एक करंट सा दौड़ गया था। मैं उस दिन तुम्हें पूरा दिन देखता रहा। उसी दिन तय कर लिया कि जब भी शादी करूँगा तो तुमसे ही करूँगा। तुम्हारी नज़र मुझ पर उठती थी, लेकिन तुम दोबारा अपने काम में मगन हो जाती थी। यही हिम्मत और अदा मुझे तुम्हारी भा गई थी और मुझे पता था तुम एक बहुत बहादुर और समझदार लड़की हो। वह गंभीरता से बोला, अगर ऐसा ना करता तो वे लोग तुम्हें जिंदा ना छोड़ते। कुछ देर बाद किचन से एक नौकरानी चाय लेकर आई। उसने प्यार से कहा, मैडम जी आप थक गई होंगी, ये पी लीजिए। मैंने कप हाथ में लिया तो महसूस हुआ अब मैं कैद में नहीं बल्कि एक नई जगह पर हूँ, जहाँ लोग मेरा इज्जत कर रहे हैं। लेकिन दिल फिर भी डर में पड़ा हुआ था। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। उसने कॉल अटेंड की। दूसरी तरफ कोई खबर दे रहा था। उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसने कहा, कल छापा मारा जाएगा, कोई बच नहीं पाएगा। मैंने पहली बार उसे एक अफसर की तरह हुक्म देते देखा। फ़ोन बंद होने के बाद वो मेरे पास आया और बोला, ये सब खत्म होने वाला है। तुम्हारे बड़े मम्मी पापा, उनके किए की सज़ा मिलेगी। तुम बस हिम्मत रखो। मेरा दिल अब भी उलझा हुआ था। मैंने धीरे से कहा, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिसे मैं अपना दुश्मन समझ रही थी वह असल में मेरा रक्षक है। उसने प्यार से कहा और मेरे हाथों को पकड़ा। रक्षक नहीं, जीवन साथी हूँ। रात ढलती गई, मेरी आंखों में नींद न आई। मैं कमरे की खिड़की से बाहर देखती रही। बगीचे में पेड़ खड़े थे। मुझे लगा पहली बार कोई मेरी रक्षा कर रहा है। उसके बाद मेरे कमरे में शैलस आया। मुझे बाहों में भरकर मुझसे वादा करने लगा, अब तुम बिल्कुल आज़ाद हो। तुम्हारी मर्जी, जो चाहे करो, पढ़ाई करो, कोई काम करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस मैं तुम्हें इसी तरह चाहता रहूँगा और जब तक तुम मुझे बता नहीं देती कि तुम्हारे दिल में मेरी जगह क्या है, मैं कभी अपनी हद पार नहीं करूँगा। मैं एक दोस्त की तरह तुम्हारे साथ रहूँगा। मेरी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। मैंने भगवान का जितना धन्यवाद करती उतना कम था। भगवान ने मुझे वह सब कुछ दे दिया था जो बरसों पहले कहीं खो गया था। मैंने उसी दिन सैलस को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, सैलस, तुम्हारे सिवा अब इस दुनिया में कोई नहीं। मेरी रग रग, मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मेरा सब कुछ तुम्हारा है। तुम्हारा जब जी चाहे मेरी आत्मा में समा सकते हो। सैलस, तुम मुझे बहुत पसंद हो। तुम मेरी पूरी दुनिया हो। सैलस, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। सैलस मेरी बात सुनकर खुश हुआ था। मुझे बाहों में उठाकर बेड पर बिठाया था और कहने लगा, राखी, मैंने तुमको एक रात यूं ही खुले आसमान में सोते देखा। मैं तुम्हें देखकर मचल उठा था, लेकिन मैं उस वक्त तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहता था। तुम मुझे उस वक्त अजीब निगाहों से देखती थी, जैसे मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। बस मुझे तुम्हारी यही प्यार जीतना था और मैं जीत चुका हूँ और मैं वादा करता हूँ अब तुम्हारे दामन में कभी भी कोई गम नहीं आएगा। सैलस की बातों से बहुत प्रभावित हुई और उसके होठों को अपनी पकड़ में ले लिया। सैलस तो पहले से ही भरा पड़ा था। उसने मुझे सांस तक न लेने दिया। उस रात मैंने ज़िंदगी का सबसे नया और खूबसूरत पल देखा। उस रात हम दोनों एक दूसरे में गुम थे और सारी रात यूं ही एक दूसरे पर अपनी मोहब्बत की बरसात करते गए और अपनी मोहब्बत में नहाते गए। वह सुबह जागते ही कटी थी और सबसे खूबसूरत सुबह थी। मैंने ऐसे कभी सपने में भी नहीं सोचा था कोई आदमी मुझे इतना चाहेगा। पहली बार मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ लिया, ऐसा मोड़ जो अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जा रहा था। उसने मुझे बैठने को कहा और पूरी बात समझाना शुरू की। कमरे में हल्की रोशनी थी। बाहर बाग में पहरेदार खड़े थे, अंदर सिर्फ हम दोनों बैठे हुए थे। उसने गहरी सांस ली और कहा, अब वक्त है तुम सब जान लो। मैं चुपचाप उसकी तरफ देखती रही।
उसने बताया, कई सालों से तुम्हारे बड़े पापा गैर कानूनी कामों में मिले हुए थे। उसने फाइल खोली और एक एक कागज़ मेरे सामने रखना शुरू किया। ये देखो, ये उनकी जाली कागज़ है। फिर दूसरे कागज़ की तरफ इशारा किया। उनकी नाजायज़ खरीद बिक्री की सारी लिस्ट है। मेरी आंखों के सामने वह सब चीज़ें थीं जिनके बारे में मैं बरसों से सोचती आई थी, मगर साबित ना कर सकी थी। बोला, ये सिर्फ ज़मीन पर कब्जे तक नहीं थे, उनके नाजायज़ संबंध थे। बड़े बड़े लोगों से वो पूरे गांव पर कब्जा करना चाहते थे। मैंने हैरान होकर कहा, ये तुम्हें सब कैसे पता चला? वह मुस्कुराया, बोला, यही मेरा काम है। मैं एक पुलिस का एजेंट हूँ। मैं इसी तरह एक सरकारी जासूस भी हूँ। और हर वह सबूत जमा किया। उसने मेरे आंखों में देखते हुए कहा, अगर मैंने उस वक्त तुमसे शादी ना की होती तो ये तुम्हें ख़त्म कर देते। ये सिर्फ एक चाल थी ताकि तुम सुरक्षित रहो। मेरे होंठ कांपने लगे। मैंने धीरे से कहा, मैंने तो सोचा था कि तुम भी उन्हीं की तरह हो। उसने सर हिलाकर कहा, मुझे पता है, तुमने बहुत ज़ख्म खाए हैं। तुम्हें टाइम लगेगा इन पर विश्वास करने में, लेकिन अब यही हकीकत है। उसके सब सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गया। मैंने पहली बार महसूस किया, शायद ज़िंदगी ने मुझे एक नई राह दिखा दी है। दिल का बोझ कुछ हद तक हल्का हुआ था। कम से कम भगवान ने मेरा पति मुझे बहुत अच्छा दिया था। वही मेरा रक्षक था। कुछ दिनों के बाद अंदर ही अंदर उसने सब सबूत पूरे करके अदालत में पेश किया और उसी बीच मैंने खुद अपनी आंखों से देखा किस तरह सारी जानकारी उसने हासिल की थी। पुलिस अफसर एक एक करके रिपोर्ट लाते गए। एक दिन एक अफसर बोला, सर, ज़मीन के असली मालिक और कागज़ मिल चुके हैं और हमारे पास गवाही भी है। दूसरे ने कहा, सर, वे लोग भी पकड़े गए हैं। अब जज के सामने सब खुल जाएगा। मैं एक कोने में बैठ गई, ये सब सुनती हैरान होती। मैंने कहा, क्या सच में ये सब अदालत में माना जाएगा? वह बोला, हाँ जी, जब सबके सामने उनका चेहरा नंगा होगा। फिर वह दिन आया जब अदालत में मुकदमा पेश हुआ। मैं पहली बार कोर्ट के रूम में बाहर खड़ी थी। अंदर लोग भरे पड़े थे। मेरा दिल धड़क रहा था। दरवाज़ा खुला। बड़े पापा को हथकड़ियों में लाया गया था। मुझे देखते ही आग बबूला हो गया। बड़ी माँ चीखी थी, ये सब तेरी वजह से हुआ, मनहूस लड़की। सैलेस ने जल्दी उन्हें पीछे धक्का दिया। मैंने चुप से उनके तरफ देखा। दिल में सोचा कि आज इंसाफ मेरे करीब है। अदालत में गवाही पेशी हुई, सारे दस्तावेज दिखाए गए। एक एक इल्ज़ाम साबित हो गया। वकील ने कहा, ये लोग सालों से धोखाधड़ी और नाजायज़ कामों में मिले हुए हैं। जज ने फाइलों पर नज़र डाली। साफ शब्दों में कहा, सबूत ठीक है, उन पर कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। बड़े पापा ने आखिरी बार मेरा नाम लेकर कहा, हमने तुम्हें पाला था और आज तुमने हमें जेल तक पहुंचा दिया। मैंने दिल ही दिल में जवाब दिया, तुमने पालने के नाम पर गुलामी करवाई। अब इंसाफ ने मेरा साथ दिया। बड़े पापा और बड़ी मम्मी को गिरफ्तार करके वापस जेल ले जाया गया। बाहर गांव के कुछ लोग खड़े थे। उन्होंने धीरे से बातें करनी शुरू कर दी थी। अब सभी रिश्तेदार भी मेरी तरफ आ गए थे। जिस तरफ पैसा और ताकत हो, रिश्तेदार भी उसी तरफ झुक जाते हैं। जब मैं गुलामी कर रही थी और सबको पता था कि मेरे मम्मी पापा कैसे मरे, तब किसी ने आगे बढ़कर मुझे हौसला ना दिया। सब ने आंखें बंद कर लिया और जब वापस ताकतवर और पैसे आए तो सारे रिश्तेदार मेरी तरफ झुक गए और मुझे हौसला देने लगे। लेकिन मुझे उनके हौसलों की ज़रूरत नहीं थी। भगवान ने मुझे खुद ताकत दी थी और सैलेस जैसा पति दिया था। मुझे किसी रिश्तेदार की ज़रूरत नहीं थी। मैं किसी भी रिश्तेदार से बात तक नहीं की थी। सभी मुझसे मिलना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे किसी से नहीं मिलना। अब वह लोग मेरे दुख में नहीं थे तो मैं उनको सुख में भी नहीं ले सकती थी। सैलेस ने मुझे फिर से हिम्मत दी, तसल्ली दी। बोला, अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये तुम्हारे माँ बाप की ज़मीन तुम्हें वापस मिलेगी। मैंने आंखें बंद की और दिल ही दिल में अपने माँ बाप को याद किया, जैसे वो मुझे कुछ दुआएं दे रहे हों। उनके कारनामों के काले चिट्ठे अब सबके सामने खुल चुके थे। अखबारों में खबर छपी। गांव-गांव तक उनके सारे काले करतूतों का पता चल गया। पहली बार मुझे लगा मेरे माँ बाप को मारने वाले अपने अंजाम तक पहुँच गए हैं। रात को जब मैं अकेली बैठी तो वो मेरे करीब आया। उसने मेरी आंखों में आंसू देखा, मुझे बाहों में भर लिया। राखी, तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं। मुजरिम अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। अब तुम्हें खुश रहना चाहिए। मुझे तुम्हारे आंसू देखकर तकलीफ़ होती है, तो प्लीज़ इन आंसू को ना बहाओ और मुझे अपने इश्क के समंदर में डुबो दो। आज की रात जश्न की रात है और हम दोनों खुश होकर जश्न मनाएंगे। मैं तुरंत हंस पड़ी थी और सैलेस के गले लग गई थी और सैलेस को होठों से चूम लिया था। वह भी मेरे चुंबन को महसूस करता मुझ में ही खो गया था। उस रात भी हम पूरी रात जागते रहे, एक दूसरे के मोहब्बत में भीगते रहे। बिना आँख झपकाए ही सुबह हो गई। सुबह होते ही हम बाथरूम में चले गए और सैलेस ने बाथरूम रोमांस भी किया।
मैंने उसका भरपूर साथ दिया था। हम नहाकर दोनों सो गए। शाम को हमारी आँख खुली। सैलस का फ़ोन बज रहा था। गांव से जमींदार का फ़ोन था। उसने कहा कि राखी को अपनी ज़मीन को वापस कब्जे में लेना चाहिए। सैलस ने मुझसे बात की और हम दोनों रात को ही उस गांव में पहुंच गए जहां मेरे माँ बाप ने मुझे उस ज़मीन पर पैदा किया था और मेरे दिन रातें वहां खेल कर काटी थी। आज वे सारी ज़मीनें मुझे मिल गई थी। हमारा गांव शहर के टच में ही था। मैंने उस पर बहुत बड़ी फैक्ट्री खोलने को कहा था जिसमें मेरी तरह मजदूर बेसहारा अनाथ बच्चियां काम करेंगी और पढ़ाई भी करेंगी। सैलेस ने ऐसा ही किया था। आधा ज़मीन बेचकर आधे पैसों से उसमें फैक्ट्री बनवाया और उसमें कारोबार सेट किया। मैं भी इसमें बराबर की सपोर्ट दे रही थी। सैलस ने मुझे आगे पढ़ाया भी था और मैंने उस फैक्ट्री को दिल जान से चलाया। आज मैं औरतों के अंडरवेट गारमेंट्स की फैक्ट्री की अकेली मालकिन हूँ। सैलस ने हर कदम पर मेरा साथ दिया था। सैलस की खुद की नौकरी थी पर मुझे उसने कभी अकेला नहीं छोड़ा। हर कदम पर मेरे साथ देता था और आज सैलस की बदौलत ही मैं एक मालकिन बन गई हूँ। सैलस और मेरा एक बच्चा भी है जो कि बेटी है। सैलस ने मेरे नाम पर ही मेरी बेटी का नाम रखा है। सैलस कहता है कि मैं अपनी बेटी को तुम्हारी तरह बनाऊंगा, हिम्मत वाली और ताकत वाली। सैलस अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है और मेरी बेटी भी सैलस को मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करती है। मेरी कहानी सुनाने का मकसद यही था, अगर इंसान हद से ज़्यादा डर जाए तो वह इसी तरह ताकतवर बन जाता है। लेकिन हाँ, इसमें भी अपने दिमाग और दिल पर कंट्रोल करना चाहिए ताकि तुम किसी गलत रास्ते पर ना चल पड़ो। वैसे हर कदम पर हमें भगवान देख रहा होता है और साबित कदम रहने पर भगवान हमारी ज़रूर मदद करता है, चाहे किसी भी रूप में। भगवान ने मेरी सैलस के रूप में मदद की थी और हर किसी की परीक्षाओं और कठिनाइयों को देख कर ही भगवान उसकी मदद के लिए किसी को भेजता है। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मेरी कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि ऐसी अच्छी कहानी उन तक भी पहुंच जाए।